मेडिकल साइंस में ना डायग्नोसिस या किसी बीमारी की पहचान करने का जो तरीका है वो मुझे हमेशा से बहुत दिलचस्प लगता है। दिलचस्प कैसे? मतलब वहाँ एक तरह की सटीकता होती है ना। जैसे मान लीजिए अगर किसी की हड्डी टूट गई है तो डॉक्टर बस एक्सरे मशीन का इस्तेमाल करता है। हाँ, और उसमें एक टूटी हुई सफेद लाइन साफ दिख जाती है। बिल्कुल। और डॉक्टर बस उस एक्सरे की तरफ इशारा करके कहता है देखिए समस्या यहाँ है, मतलब डायग्नोसिस पूरा हो गया। वो तो बहुत सीधा हिसाब है। मतलब या तो हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है, एकदम बाइनरी चीज है। हाँ, एकदम बाइनरी। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण यानी इस डीप डाइव रिसर्च का मुख्य फोकस यही है कि जब हम इसी डायग्नोस्टिक माइंडसेट को लेकर प्रकृति के बीचों बीच चले जाते हैं तो क्या होता है। तब चीजें इतनी आसान नहीं होती। सही कहा। जब हम रसायनों की दुनिया में रासायनिक असंतुलन या केमिकल इम्बैलेंस को डायग्नोस करने की कोशिश करते हैं ना, तो पता चलता है कि प्रकृति के पास कोई एक्सरे मशीन है ही नहीं और वहाँ चीजें बाइनरी भी नहीं होती। असल में प्रकृति में मौजूद हर एक अणु, हर एक मॉलिक्यूल लगातार बस एक ही चीज की तलाश में भाग रहा है, और वो है बैलेंस या स्थायित्व। हम आज रसायन विज्ञान की जिन एसिड बेस थ्योरीज पर चर्चा करने वाले हैं, जो हमारे नोट्स में है, वो कोई बोरिंग किताबी नियम नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो असल में हमारे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। एक तरह का स्टेप बाय स्टेप गाइड, जिससे हम ये मापते हैं कि कोई अणु अपने संतुलन से कितना दूर है और वापस शांति पाने के लिए वो किस हद तक जा सकता है। तो चलिए फिर इस डायग्नोसिस के पहले स्टेप से ही शुरुआत करते हैं। मान लीजिए हमारे सामने एक अनजान केमिकल है और हमें उसका असंतुलन मापना है, तो विज्ञान का सबसे पहला और बुनियादी तरीका क्या था? सबसे पहला तरीका था आर्हेनियस का सिद्धांत। 1880 के दशक में ये असंतुलन को मापने का पहला गंभीर प्रयास था। अच्छा। लेकिन इस टेस्ट की एक शर्त थी। ये सिर्फ और सिर्फ एक्वस सॉल्यूशन यानी पानी के घोल में ही काम करता था। मतलब बिना पानी के ये डॉक्टर बेकार है। हाँ, एक तरह से। इस थ्योरी के हिसाब से जो पदार्थ पानी में जाने के बाद H+ आयन मतलब प्रोटॉन छोड़ें, वो एसिड है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड या HCl। और जो पानी में घुलकर OH- आयन छोड़ें, वो बेस है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे NaOH कहते हैं। तो मतलब आरएनएस के लिए पानी वो अखाड़ा है जहां ये केमिकल्स अपना असली रूप दिखाते हैं। एकदम सही। और सिर्फ यही नहीं, अगर हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स को देखें, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड, हवा में जो गैसें होती हैं। हाँ, जब ये पानी के संपर्क में आते हैं ना, तो ये भी H+ आयन रिलीज करने लगते हैं और एसिडिक हो जाते हैं। दूसरी तरफ मेटालिक ऑक्साइड्स जैसे कैल्शियम ऑक्साइड पानी में जाकर बेस बन जाते हैं। तो फिर इनकी ताकत कैसे मापते हैं? मतलब कौन सा असंतुलन ज्यादा खतरनाक है, ये कैसे पता चलता है? इसके लिए हमें देखना होता है कि कौन सा अणु कितनी आसानी से अपना H+ आयन छोड़ सकता है। जैसे पानी में एसिड्स की ताकत का एक पूरा क्रम है। वो क्रम क्या है? HI सबसे मजबूत है, उसके बाद HClO4, फिर HBr, फिर HCl, और उसके बाद H2SO4 या HNO3 का नंबर आता है। रुकिए, मुझे यहाँ एक चीज थोड़ी खटक रही है। आपने कहा कि HI यानी हाइड्रो आयोडिक एसिड सबसे मजबूत है। हाँ, बिल्कुल। पर ऐसा क्यों? मतलब आयोडीन और हाइड्रोजन तो बहुत अलग अलग है ना? यही तो सारा खेल है। आयोडीन का एटम आकार में बहुत बड़ा होता है। अब सोचिए, एक बहुत बड़े आयोडीन एटम ने एक छोटे से हाइड्रोजन एटम को पकड़ रखा है। ओहो, मतलब बेमेल जोड़ी। एकदम बेमेल। तो उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत लंबा और कमजोर हो जाता है। इसीलिए जैसे ही वो पानी में जाते हैं, वो हाइड्रोजन तुरंत टूटकर अलग हो जाता है। अच्छा। जो अणु जितनी जल्दी अपना H+ आयन फेंकेगा, वो पानी में उतना ही बड़ा असंतुलन पैदा करेगा, और वही सबसे मजबूत एसिड कहलाएगा। ठीक है, ये तो समझ आ गया। लेकिन अगर मैं इसे एक रूपक के तौर पर देखूं, तो आर्हेनियस तो उस डॉक्टर की तरह हो गया जो केवल तभी आपकी बीमारी पकड़ सकता है जब आप पानी के अंदर तैर रहे हों। हाँ, कह सकते हैं। मतलब अगर मुझे अपने किचन में इस्तेमाल होने वाली अमोनिया गैस यानी NH3 को चेक करना हो, तो ये डॉक्टर तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि वहां तो पानी है ही नहीं। यहाँ आपने उस सबसे बड़ी खामी को पकड़ लिया जिसने उस समय के वैज्ञानिकों को बहुत परेशान कर रखा था। हाँ, क्योंकि पानी तो हर जगह नहीं होता। बिल्कुल, पानी हर जगह नहीं होता। इसलिए हमें डायग्नोसिस का दूसरा स्टेप लेना पड़ा, अपना नजरिया बदलना पड़ा।
और फिर 1923 में आई ब्रॉन्स्टेड-लॉरी थ्योरी। इन्होंने पानी वाली शर्त को पूरी तरह से हटा दिया। तो अगर पानी नहीं है तो ये नया डॉक्टर असंतुलन कैसे मापता है भाई? ब्रॉन्स्टेड-लॉरी ने कहा कि फोकस पानी पर नहीं बल्कि प्रोटॉन यानी H+ के लेन देन पर होना चाहिए। अच्छा, लेन देन पर। हाँ, अब एसिड वो है जो प्रोटॉन दान कर सके और बेस वो है जो उस प्रोटॉन को स्वीकार कर सके। जैसे अगर गैसीय अवस्था में भी HCl अपना एक प्रोटॉन अमोनिया को दे देता है तो HCl डोनर होने के नाते एसिड है और अमोनिया एक्सेप्टर होने के नाते बेस है। और दोनों मिलके NH4+ बना लेते हैं। बिल्कुल, पानी की कोई जरूरत ही नहीं पड़ी। क्या बात है। और यहीं से वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पैर वाली बात भी आती है ना, जो हमारे स्रोत सामग्री में दी गई है। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। जब कोई एसिड, मान लीजिए H3O+, अपना प्रोटॉन दे देता है तो वो खुद पानी यानी H2O बन जाता है, जो कि उसका कॉन्जुगेट बेस है। हाँ, और जो अणु उस प्रोटॉन को लेता है वो कॉन्जुगेट एसिड बन जाता है। लेकिन मैं सोच रही थी ये सब किस दिशा में जा रहा है, मतलब ये उथल पुथल आखिर कब तक चलती रहती है? प्रकृति का एक अटल नियम है, कोई भी रिएक्शन हमेशा उस दिशा में आगे बढ़ती है जहां कमजोर एसिड या कमजोर बेस बन रहे हों। अच्छा, मतलब शांत होने की तरफ। हाँ, मजबूत एसिड का मतलब है भयंकर असंतुलन और छटपटाहट। इसलिए अणु हमेशा उस तरफ भागते हैं जहां वो ज्यादा रिलैक्स महसूस करें, जहां चीजें थोड़ी शांत हों। लेकिन रुकिए, मैं इस डायग्नोसिस को ना थोड़ा और पुश करना चाहती हूँ। ठीक है, बताइए। हमने पानी को हटा दिया, ठीक है, हमने सिर्फ प्रोटॉन के लेन देन पर फोकस किया, लेकिन क्या हो अगर किसी अणु के पास दान करने के लिए प्रोटॉन हो ही ना? ये बहुत गहरा सवाल है। क्या इसका मतलब ये है कि असंतुलन की असली जड़ प्रोटॉन है ही नहीं, बल्कि कुछ और है? हम अब डायग्नोसिस के तीसरे और सबसे गहरे स्तर पर पहुंच रहे हैं। आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। प्रोटॉन तो सिर्फ एक लक्षण है, जैसे बुखार होता है ना, वैसे ही। तो फिर असली बीमारी क्या है? असली बीमारी, या कहें कि असंतुलन की असली जड़, इलेक्ट्रॉन्स की कमी या अधिकता है। और ये हमें ले जाता है लुईस थ्योरी की तरफ। इलेक्ट्रॉन्स, तो अब इसकी परिभाषा क्या होगी? लुईस ने कहा कि भूल जाइए प्रोटॉन्स को, सारा फोकस कीजिए इलेक्ट्रॉन्स के जोड़े पर, यानी इलेक्ट्रॉन पेयर्स पर। अच्छा, एसिड वो है जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है और जो एक इलेक्ट्रॉन पेयर को स्वीकार कर सके, मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। और बेस वो है जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो उन्हें दान कर सके, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर। तो ये असल में खालीपन और भरेपन का खेल है। बिल्कुल। इसे समझने के लिए BF3 यानी बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का उदाहरण लेते हैं। बोरॉन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, तो वो एक लुईस एसिड है। उसका आकार ट्राइगोनल प्लेनर होता है। ये ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एकदम चपटा। जैसे सोचिए, जैसे छत का 3 पंखुड़ियों वाला पंखा होता है ना, सारे एटम्स एक ही प्लेन में होते हैं। ठीक है, चपटा आकार। अब इसके पास आती है अमोनिया यानी NH3, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एक लुईस बेस है। अमोनिया कहती है मेरे पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हैं, चलो साझेदारी करते हैं। तो साझेदारी हो जाती है। हाँ, लेकिन जब अमोनिया अपने इलेक्ट्रॉन्स BF3 को देती है तो एक बहुत ही हिंसक ज्यामितीय बदलाव होता है। हिंसक बदलाव मतलब क्या होता है? जो BF3 पहले पंखे की तरह एकदम चपटा था, वो नए इलेक्ट्रॉन्स को जगह देने के लिए अचानक से 3D रूप ले लेता है। बाप रे। हाँ, उसकी पंखुड़ियां नीचे की तरफ झुक जाती हैं और वो एक पिरामिड जैसा आकार ले लेता है, जिसे नियरली टेट्राहेड्रल कहते हैं। ये दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसे एडक्ट कहा जाता है। वाओ, मतलब सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का एक जोड़ा शेयर करने से एक मॉलिक्यूल का पूरा ढांचा, उसका 3D आकार ही बदल गया। हाँ, और यही बात कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पर भी लागू होती है। जैसे जब सिल्वर आयन अमोनिया के मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ता है तो वो भी इलेक्ट्रॉन्स की इसी भूख की वजह से होता है। अच्छा। लेकिन यहाँ एक और बहुत गहरा विज्ञान काम कर रहा है। ये साझेदारी हमेशा इतनी शांति से नहीं होती। ये निर्भर करता है उनके ऊर्जा के स्तर पर, यानी एनर्जी लेवल्स पर। ऊर्जा का स्तर, ये क्या होता है? रसायन विज्ञान में हम इसे लूमो और होमो कहते हैं। लूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये एसिड का वो सबसे निचला खाली कमरा है जहां इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ठीक है, खाली कमरा। और होमो
मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये बेस का वो कमरा है जहां उसके एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स बैठे हैं। ओके, मुझे इसे अपने तरीके से समझने दीजिए। ये तो बिल्कुल दो कंपनियों के बीच बिजनेस डील होने जैसा है। अरे दिलचस्प है, कैसे? देखिए, अगर लुइस एसिड जिसका कमरा खाली है और लुइस बेस जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स की पूंजी है, अगर उन दोनों की सोच या उनका ऊर्जा स्तर एक दूसरे के आसपास है तो वो टेबल पर बैठते हैं, शांति से हाथ मिलाते हैं, पार्टनरशिप करते हैं और एक एक एडक्ट बना लेते हैं। हाँ, बिल्कुल सही। लेकिन अगर उन दोनों के ऊर्जा स्तरों में जमीन आसमान का अंतर है, मतलब मान लीजिए एक बहुत छोटी कंपनी है और एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट, तो वहां कोई शांतिपूर्ण पार्टनरशिप नहीं होती, वहां सीधा हॉस्टाइल टेकओवर होता है। बहुत बढ़िया एनालॉजी है। वे बस इलेक्ट्रॉन्स को जबरदस्ती छीन लेते हैं, है ना? एकदम परफेक्ट। जब ल्यूमो और होमो के बीच का जो एनर्जी गैप है वो बहुत ज्यादा होता है तो वे पार्टनरशिप नहीं करते, तब सीधा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अच्छा। जिसे हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। उदाहरण के लिए जब कैल्शियम और पानी मिलते हैं तो कैल्शियम सीधा पानी से इलेक्ट्रॉन्स छीनने लगता है। ओह, तो वहां कोई एडक्ट नहीं बनता? बिल्कुल नहीं। वहां कैल्शियम आयन और हाइड्रोजन गैस बनती है। मतलब असंतुलन की गहराई ये तय करती है कि रिएक्शन में दोस्ती होगी या सीधा हमला होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये तो हो गई आपस में रिएक्ट करने की बात। लेकिन मेरे दिमाग में एक और सवाल आ रहा है। पूछिए। क्या एक ही केमिकल जो अभी एसिड की तरह बर्ताव कर रहा है किसी और माहौल में जाकर बेस बन सकता है? मतलब क्या ये असंतुलन सापेक्ष या रिलेटिव होता है? ये डायग्नोसिस का सबसे ट्रिकी हिस्सा है। इसे समझने के लिए हमें पहले ये देखना होगा कि मॉलिक्यूल के अंदर की बनावट उसकी ताकत कैसे तय करती है। बनावट? हाँ, उदाहरण के लिए ऑक्सो एसिड्स को लेते हैं। मान लीजिए सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। हाँ। क्या कोई बता सकता है इनमें से कौन ज्यादा मजबूत है? मुझे तो दोनों ही खतरनाक लगते हैं। हाँ, दोनों मजबूत हैं, लेकिन रसायन विज्ञान में ताकत मापने का एक पूरा गणित है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस एसिड के अंदर OH बॉन्ड के मुकाबले कितने डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन मौजूद हैं। डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन? हाँ। उनका क्या रोल है इसमें? देखिए, ऑक्सीजन के एटम्स ना बहुत लालची होते हैं। वो हमेशा इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचना चाहते हैं। जब किसी एसिड में डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन ज्यादा होते हैं तो वो सेंट्रल एटम जैसे सल्फर से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जोर से खींच लेते हैं। तो इससे क्या होता है? इसके नतीजे में जो बेचारा OH बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन्स भी छिन जाते हैं। अच्छा, तो जब OH बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स छिन जाते हैं तो वो बॉन्ड कमजोर हो जाता होगा और H+ आयन आसानी से टूटकर बाहर गिर जाता है। एकदम सही पकड़ा आपने। इसे हम एक तरह की अंदरूनी रस्साकशी कह सकते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 में 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 2 OH ग्रुप हैं। तो अनुपात 1 हो गया। हाँ, और नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 में 1 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और 1 OH है। यहां भी अनुपात 1 है। तो जब अनुपात बराबर हो तब कैसे तय करेंगे? तब हम सेंट्रल एटम का चार्ज देखते हैं। सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, जबकि नाइट्रोजन का +5 है। तो सल्फर ज्यादा जोर से इलेक्ट्रॉन्स खींचता है, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड ज्यादा ताकतवर है। ये तो हुई उनकी अंदरूनी बनावट की बात। लेकिन आपने माहौल या उस सॉल्वेंट इफेक्ट के बारे में तो कुछ नहीं बताया। हाँ बिल्कुल, यहीं पर लेवलिंग एंड डिफरेंशिएटिंग इफेक्ट का कॉन्सेप्ट आता है। वो क्या है? अगर हम नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड दोनों को पानी में डालें तो पानी उन दोनों को मजबूर करता है कि वो लगभग एक जैसी ताकत वाली एसिड्स लगें। मतलब पानी उन्हें एक ही लेवल पर ला खड़ा करता है। लेकिन अगर हम अखाड़ा ही बदल दें तो? मतलब अगर पानी की जगह कुछ और हो तो सोचिए क्या होगा। अगर हम नाइट्रिक एसिड को, जो खुद एक बहुत शक्तिशाली एसिड है, उसे उठाकर सीधे सल्फ्यूरिक एसिड के समंदर में डाल दें। मुझे अंदाजा लगाने दीजिए। सल्फ्यूरिक एसिड तो नाइट्रिक एसिड से भी ज्यादा ताकतवर है जैसा आपने अभी बताया। तो क्या वो नाइट्रिक एसिड को दबा देगा? दबाएगा ही नहीं, बल्कि उसका पूरा वजूद ही पलट देगा। क्या? हाँ, सल्फ्यूरिक एसिड इतना हावी हो जाता है कि वो जबरदस्ती अपना प्रोटॉन यानी H+ नाइट्रिक एसिड के गले में उतार देता है। बाप रे। और परिभाषा के अनुसार जो प्रोटॉन स्वीकार करे वो क्या होता है? वो तो बेस होता है। मतलब नाइट्रिक एसिड जो दुनिया के सबसे खूंखार एसिड्स में से एक है, वो सल्फ्यूरिक एसिड के सामने एक बेस की तरह बर्ताव करने लगता है। मुझे तो सच में हैरानी हो रही है। बिल्कुल, ताकत
कोई निरपेक्ष या एब्सोल्यूट चीज नहीं है। ये तो ऐसा हो गया ना कि जो बच्चा अपनी 10वीं क्लास का टॉपर था और बहुत चौड़े होके चलता था, उसे आपने यूनिवर्सिटी के सीनियर्स की क्लास में बिठा दिया और वहां वो सबसे कमजोर छात्र बन गया। हाँ, वो दूसरों को सिखाने के बजाय अब खुद उनसे सीख रहा है। ये काफी सटीक एनालॉजी है। कोई भी अणु जन्म से एसिड या बेस नहीं होता, वो अपने माहौल के हिसाब से अपना रोल बदलता है। इसे सॉल्वेंट सिस्टम थियरी कहते हैं। हर सॉल्वेंट खुद को थोड़ा बहुत आयनाइज करता है। जैसे लिक्विड अमोनिया टूटकर NH4+ कैटायन और NH2- एनायन बनाता है। तो जो भी चीज इस माहौल में आकर कैटायन की मात्रा बढ़ा दे, वो यहाँ एसिड कहलाएगी। और जो एनायन को बढ़ाए वो बेस। हाँ, मतलब आप किसके साथ खड़े हैं यही तय करता है कि आप देंगे या लेंगे। बिल्कुल सही। चलिए, डायग्नोसिस के इस सफर में हमने पानी वाले पेशेंट देख लिए, इलेक्ट्रॉन्स की बिजनेस डील्स देख ली और माहौल के बदलने पर रंग बदलने वाले केमिकल्स भी देख लिए। लेकिन एक स्थिति ऐसी भी तो होती है ना जहां मरीज इलाज करवाने से ही मना कर देता है। मतलब? कैसे मॉलिक्यूल्स? मेरा मतलब है ऐसे मॉलिक्यूल्स जो कहते हैं कि हम तो बिल्कुल स्थिर हैं, हमें कोई रिएक्शन नहीं करना, हम जैसे हैं अच्छे हैं। ओह हाँ, जैसे कि मोम या प्लास्टिक में मौजूद हाइड्रोकार्बन्स, वो इतने स्थिर होते हैं कि उन पर आम एसिड्स का कोई असर ही नहीं होता। तो ऐसे जिद्दी मॉलिक्यूल्स का असंतुलन कैसे तोड़ा जाता है? जब साधारण डायग्नोसिस और दवाएं काम नहीं आती, तब हमें विज्ञान के सबसे खतरनाक हथियारों की जरूरत पड़ती है। वो कौन से हथियार हैं? जिन्हें हम कहते हैं सुपर एसिड्स। अरे, मैजिक एसिड का नाम सुना है मैंने। ये क्या होता है? मैजिक एसिड असल में दो बहुत ही खूंखार केमिकल्स का मिश्रण है, HSO3F और SbF5। HSO3F अपने आप में एक बहुत मजबूत एसिड है, लेकिन जब इसमें SbF5 मिलाया जाता है तो जो होता है वो किसी जादू से कम नहीं है। वो करता क्या है अंदर जाके? SD5 एक बहुत ही शक्तिशाली लुईस एसिड है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का भूखा। ये जाकर HSO3F के ऑक्सीजन एटम से जुड़ जाता है और उसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पूरी ताकत से खींचने लगता है। इसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो फिर वही रस्साकशी शुरू हो जाती है। हाँ, लेकिन इस बार ये खींचतान इतनी भयानक होती है कि HSO3F का जो प्रोटॉन है उसे लगभग जबरदस्ती बाहर फेंक दिया जाता है। बाप रे। इस इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यह मिश्रण इतना ज्यादा एसिडिक हो जाता है कि इसे सामान्य स्केल पर मापना भी मुश्किल है। और ये मैजिक एसिड इतना ताकतवर है कि ये मोम जैसी चीजों को भी घोल देता है। घोल ही नहीं देता, बल्कि उन जिद्दी हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर उनके अंदर कार्बोकैटायन बना देता है। कार्बोकैटायन? हाँ, मतलब वो उन मॉलिक्यूल्स में जबरन एक पॉजिटिव चार्ज, एक असंतुलन पैदा कर देता है। लेकिन एक बात बताइए, किसी ऐसी चीज को पिघलाने या उसमें जबरदस्ती असंतुलन पैदा करने की क्या जरूरत है जो आराम से स्थिर बैठिए माता है? हाँ, पेट्रोलियम रिफाइनिंग और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमें अक्सर बहुत ही जिद्दी और लंबे हाइड्रोकार्बन्स को तोड़कर छोटे, नए और उपयोगी केमिकल्स बनाने होते हैं, जैसे पेट्रोल या दवाइयाँ। तो तोड़ना जरूरी है। बिल्कुल। अगर हम उन्हें तोड़ेंगे नहीं तो नया बनाएंगे कैसे? इसी खोज के लिए जॉर्ज ओला को 1994 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। उन्होंने दुनिया को दिखाया कि सबसे स्थिर माने जाने वाले अणुओं को भी तोड़ा जा सकता है। ये वाकई में दिमाग घुमा देने वाला है। तो हमने असंतुलन पैदा करने के और उसे मापने के सारे तरीके देख लिए, लेकिन अंत में एक सवाल बचता है। क्या? जब अणुओं के बीच ये सब टूट-फूट और लेन-देन चल रहा होता है, तो वो रुकते कब है? मतलब वो कौन सा पॉइंट है जहां जाकर उन्हें एक स्थायी और शांतिपूर्ण रिश्ता मिल जाता है? किसी भी मेडिकल डायग्नोसिस का अंतिम लक्ष्य क्या होता है? एक स्थायी इलाज ढूंढना। बस। रसायन विज्ञान में इस स्थायित्व की भविष्यवाणी करने के लिए हमारे पास एक आखिरी थियरी है, HSAB सिद्धांत, यानी हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल। ये मुझे किसी वैवाहिक कुंडली मिलाने वाले सॉफ्टवेयर जैसा लग रहा है। हार्ड और सॉफ्ट का क्या मतलब है यहाँ? ये असल में अणुओं के स्वभाव को दर्शाता है। हार्ड एसिड या बेस वो होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, उन पर चार्ज बहुत सघन होता है और वो बहुत अड़ियल होते हैं। आप आसानी से उनका आकार नहीं बदल सकते। और सॉफ्ट वाले? सॉफ्ट एसिड या बेस वे हैं जिनका आकार बड़ा होता है, उनका चार्ज फैला हुआ होता है और वे बहुत स्क्विशी या नरम होते हैं।
वो आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स के बादल का आकार बदल सकते हैं। तो प्रकृति का मैच मेकिंग नियम क्या कहता है? नियम बहुत सीधा है, समान स्वभाव वाले ही साथ टिकेंगे। मतलब? लाइक एकदम। हार्ड हमेशा हार्ड के साथ जुड़ना पसंद करता है। उनके बीच का ये रिश्ता आयोनिक होता है, जो काफी मजबूत होता है। वहीं सॉफ्ट हमेशा सॉफ्ट के साथ एक कोवलेंट रिश्ता बनाता है। मतलब लाइक माइंडेड लोग ही एक साथ टिकते हैं। क्या इसका कोई उदाहरण है हमारे नोट्स में? बिल्कुल है। सिल्वर आयन एक सॉफ्ट मॉलिक्यूल है और आयोडाइड आयन भी आकार में बड़ा और सॉफ्ट है। जब ये दोनों मिलते हैं तो Ag2- कॉम्प्लेक्स बनता है, जो कि बेहद स्थिर है। सॉफ्ट का परफेक्ट मैच। अच्छा, और अगर बेमेल हों तो? अगर आप सिल्वर, जो कि सॉफ्ट है, उसकी जोड़ी फ्लोराइड से बनाने की कोशिश करेंगे, जो कि बहुत हार्ड और छोटा है, तो वो Ag2- कॉम्प्लेक्स तुरंत टूट जाएगा। उनका कोई मेल नहीं है। और मैंने पढ़ा था कि इसमें एक सिम्बायोसिस यानी सहजीवता का कॉन्सेप्ट भी होता है। हाँ, सिम्बायोसिस का मतलब है कि अगर किसी अणु के पास पहले से कुछ सॉफ्ट दोस्त यानी लिगैंड्स जुड़े हुए हैं, तो वो नए जुड़ने वाले अणुओं में भी सॉफ्ट को ही प्राथमिकता देगा। अच्छा, मतलब माहौल का असर। बिल्कुल। जैसे अगर आप एक शांत माहौल में रहते हैं, तो आप चाहेंगे कि आपके नए दोस्त भी वैसे ही शांत हों। क्या बात है। तो हमने असल में एक पूरी चेकलिस्ट बना ली डायग्नोसिस की। हाँ, बिल्कुल। हमने शुरुआत की थी आर्हीनियस के उस पानी वाले डॉक्टर से, जो सिर्फ एक्वस सोल्यूशन में H+ देखता था। फिर हम ब्रॉन्स्टेड लोरी के प्रोटॉन लेन देन में आए। वहां से हम लुइस थ्योरी की गहराइयों में गए, जहां हमने लूमो होमो के एनर्जी गैप्स और बिजनेस डील्स को समझा। हाँ, और फिर हमने देखा कि कैसे सॉल्वेंट बदलने से सल्फ्यूरिक एसिड के सामने नाइट्रिक एसिड जैसा खूंखार एसिड भी कमजोर पड़ जाता है। फिर हमने मैजिक एसिड जैसे सुपर एसिड्स को देखा, जो जिद्दी अणुओं में जबरन असंतुलन पैदा करते हैं। और अंत में हमने HSAB सिद्धांत के जरिए अणुओं की वैवाहिक कुंडली में लाई और देखा कि हार्ड और सॉफ्ट ही एक स्थिर रिश्ते में बदल पाते हैं। ये पूरा सफर हमें सिर्फ रसायनों के बारे में नहीं, बल्कि प्रकृति के काम करने के तरीके के बारे में बताता है। बिल्कुल, बहुत ही अद्भुत है ये सब। मैं यहाँ एक बात और जोड़ना चाहूंगा। हाँ, बताइए। हम इंसान ना अक्सर अपनी जिंदगी में असंतुलन या इम्बैलेंस को एक बहुत ही नकारात्मक चीज मानते हैं। हमें लगता है कि अगर चीजें संतुलित नहीं है तो कुछ गलत है। हमें डर लगने लगता है। हाँ, हम हमेशा शांति और एक बैलेंस ढूंढते हैं। लेकिन आज की इस पूरी चर्चा से, इन एसिड्स और बेस की दुनिया से हमें ये समझ आता है कि सोचिए, अगर ब्रह्मांड में ये रासायनिक असंतुलन न होते, अगर हर एक अणु पहले से ही पूरी तरह से संतुष्ट, स्थिर और संतुलित होता, तो क्या होता? तो शायद कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल, कोई प्रक्रिया ही नहीं होती, कोई ऊर्जा नहीं बनती, सुपर एसिड्स का कोई वजूद ही नहीं होता, और शायद ये जीवन ही अस्तित्व में नहीं होता। हमारी सांसें, हमारा सोचना, इस प्रकृति का हर एक बदलाव इन्हीं रासायनिक असंतुलनों की ही तो देन है। ये सच में बहुत ही गहरा विचार है। मतलब असंतुलन कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये तो इस ब्रह्मांड का इंजन है। एकदम सही। अगली बार जब लोगों की जिंदगी में कोई बहुत बड़ा असंतुलन आए, तो शायद घबराने के बजाय ये सोचना चाहिए कि ये प्रकृति का तरीका है हमें किसी नए, बेहतर और ज्यादा परिपक्व स्थायित्व की तरफ ले जाने का। असंतुलन ही तो नए संतुलन की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल, मैं इससे पूरी तरह सहमत हूं। तो चलिए, आज के इस बेहद दिलचस्प गहरे विश्लेषण को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है इस चर्चा ने ये समझने में मदद की होगी कि प्रकृति में असंतुलन को डायग्नोज कैसे किया जाता है और उसके पीछे का विज्ञान कितना खूबसूरत है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली बार किसी नए विषय की गहराइयों में उतरने के लिए।